करें शुरू। तो पिछली क्लास में हमने लास्ट क्या पढ़ा था टॉपिक? G20 है ना। तो कुछ संगठन हमने देख लिए। बिम्स्टेक पर हमने बात की, सार्क पर हमने बात की, G20 पर बात की, आसियान, एससीओ, ओईसीडी और उसके अलावा बताओ G7। हाँ, एपैक देखा हमने। G4 के बारे में बात की। तो जो मेजर इंस्टीट्यूशंस है उनके बारे में हमने बात कर ली। आज क्या होगा कि अब हम जो है कुछ अलग इंटरेस्ट रखने वाले जो ग्रुप्स हैं उन पर बात करेंगे। मतलब अभी तक जिन पर हम बात कर रहे थे वो रीजनल कॉपरेशन की बात थी, क्षेत्रीय संगठन है वो। वहां पर किसी एक रीजन विशेष के देशों ने आपस में मिलकर के अलग अलग मुद्दों पर संगठन बनाए हुए हैं। वेदर वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, ठीक है, वो कल्चरल हो, वो उनके बीच में एक कॉपरेशन की बात उसमें हमने पढ़ी थी। अब क्या है कि अब हम जो देख रहे हैं उनमें जैसे पहला संगठन हमारा क्या नाम है? ओपेक। ठीक है। ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अर्थात ऐसे देश जो पेट्रोलियम उत्पादों को पैदा करते हैं और पैदा करने के बाद उनका एक्सपोर्ट करते हैं। देखो आज के समय में, मतलब आज के समय में तो धीरे धीरे पेट्रोल की वैल्यू जो है ना कम हो रही है स्लाइटली, क्योंकि इलेक्ट्रिक सिस्टम डेवलप होते जा रहे हैं और आने वाला समय इलेक्ट्रिक सिस्टम्स का ही होने वाला है। वॉरफेयर से लेकर के और एनर्जी रिसोर्सेज के रूप में इलेक्ट्रिसिटी ही बहुत कुछ निर्धारित करने वाली है ना। लेकिन जो पेट्रोलियम है वो अभी भी एक लंबे समय तक, आने वाले कई सालों तक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बनाए रखेगा, क्योंकि इतनी तेजी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना और उसके साथ में लोगों को वो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रदान करना, मेनली मोबिलिटी में ही तो काम आती है। पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी में आज बन रहा है और उसी की डिमांड है। तो जिस समय की हम बात कर रहे हैं, जब इस संगठन का गठन हुआ 1960 में, वो समय क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका है और द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद में मैक्सिमम कंट्रीज स्वतंत्र हो गई हैं। देशों के अंदर परिवहन के साधनों पर बड़ी तेजी से जोर दिया जा रहा है और परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण जो उपाय है, ईंधन है, वो क्या है? पेट्रोल और डीजल या पेट्रोलियम उत्पाद। अब मार्केट में कुछ ही देश है जिनके पास पेट्रोलियम उत्पादन की क्षमता है, क्योंकि पेट्रोलियम लिमिटेड है। पेट्रोलियम कैसे बनता है? कोई बता सकता है पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम एक प्रकार का कार्बनिक उत्पाद है। कार्बनिक उत्पाद मतलब जो कार्बन से बने होते हैं, और कार्बन से वो चीजें बनी होती है जो प्रकृति में पाई जाने वाली, खास करके जो जीवित चीजें हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें कार्बन सबसे ज्यादा हमको देखने को मिलता है, जो कार्बनिक यौगिक जितने भी हैं। ठीक है। तो क्या हुआ कि कई बार प्रकृति में ऐसे समय आए हैं, आपको जब टाइम स्केल सर ने पढ़ाया होगा, पढ़ाया सर ने जियोलॉजिकल टाइम स्केल? नहीं पढ़ाया अभी तक? वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू, वर्ल्ड इकोनॉमी, जियोग्राफी शुरू कर दी होगी ना सर ने। आपका एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल आएगा। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में अलग अलग समय पर कुछ काल आएंगे, जैसे कार्बोनिफेरस काल आपको पढ़ने को मिलेगा। उस कालखंड में क्या हुआ कि पृथ्वी पर जो भूगर्भिक हलचलें हुई, उनसे जो सतह पर पेड़ पौधे वनस्पति जीव जंतु हैं, वो क्या हुए? उलट पलट होने की वजह से नीचे दब गए। बहुत हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, इन दोनों कंडीशंस की वजह से वो ऑयल और गैस दोनों में कन्वर्ट हो गए। ठीक है। लंबे समय तक वो उस प्रक्रिया में रहने से, और जब वो कन्वर्ट हो गए तो वही ऑयल और गैस आज हम जब उसको जमीन में से निकालते हैं तो वो हमारे पास में एज ए पेट्रोलियम और एज ए सीएनजी इनके रूप में हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर है? पेट्रोलियम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेट्रोलियम का जब प्रभाजी आसवन किया जाता है, मतलब पेट्रोलियम को अलग अलग टेम्परेचर पे उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स निकलते हैं। जब उसको हम गर्म करते हैं तो हर एक टेम्परेचर के बाद में उसमें क्या होता है? एक नया प्रोडक्ट निकलता है। जैसे सबसे कम टेम्परेचर पे आपको उसमें से कैरोसिन मिलता है, फिर उसके ऊपर जाते हो तो आपको डीजल मिलता है। ठीक है, सबसे पहले नीचे डीजल, फिर उसके बाद कैरोसिन, फिर पेट्रोलियम, फिर जो हमारा जो एविएशन फ्यूल है वो देखने को मिलता है। ठीक है। इसी तरह पैराफिन, मोम, डामर, कोलतार जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये सारे इसके बाई प्रोडक्ट्स होते हैं प्रभाजी आसवन से। इसी तरह से पेट्रोलियम जहां क्रूड के रूप में, कच्चे तेल के रूप में काले ब्लैक कलर का होता है,
क्रूड ऑयल जो होता है ना ब्लैक कलर का बिल्कुल काला सा होता है, उसको काला सोना बोला जाता है। तो इसलिए आपने देखना जब भी जो रेट्स आपको देखने को मिलती है ना, बोलते हैं कि ब्रेंट क्रूड के ऑयल के दाम जो है वो घट गए या बढ़ गए, डॉलर प्रति बैरल करके लिखा हुआ आता है। जैसे $76 प्रति बैरल अभी वर्तमान में है। तो बैरल एक यूनिट है नापने की। जो ड्रम होता है ना, उसमें जो द्रव्यमान है उसको हम बैरल के रूप में देखते हैं, ठीक है। और डॉलर्स तो करेंसी है ही, तो उससे हम उसको नापते हैं। तो ये जो क्रूड ऑयल होता है ये सीधा का सीधा काम नहीं आता, फिर रिफाइनरीज में ये जाता है और रिफाइनरीज में इसको इसका आसवन होता है और उसमें से बाई प्रोडक्ट्स इसमें से निकलते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ पर जो पचपदरा में रिफाइनरी लग रही है उसकी क्षमता कितनी होगी, 90 MMT, मिलियन मेट्रिक पर टन, मिलियन मेट्रिक पर एनम, मिलियन मेट्रिक टन पर एनम, 90 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम की क्षमता का उसको तैयार किया जा रहा है, जो HPCL और राजस्थान गवर्नमेंट की दोनों की संयुक्त भागीदारी से तैयार हो रही है, ठीक है, समझ रहे हो। तो रिफाइनरीज में बनता है। तो ऐसे पेट्रोल को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि कुछ ही देश है जिनके पास तेल उत्पादन है, तो अब ये देश क्या करते हैं, सब मिल बैठ करके बात करते हैं और बात करके अंतरराष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल के दामों को निर्धारित करते हैं। तो इन सभी देशों ने मैक्सिमम इनमें से गल्फ कंट्रीज के रूप में देखे जाते हैं, ये अफ्रीका और जो मिड एशिया है या मिडिल ईस्ट जो है उस एरिया में ये देखने को मिलता है। मिडिल ईस्ट, तो एशिया जो है ना इसको अलग अलग एरिया में बांटा गया है। जैसे फार ईस्ट तो सुदूर पूर्व, जो अपना साइबेरिया वाला एरिया है रशिया में, उसको हम सुदूर पूर्व के रूप में देखते हैं। अगर हम नक्शे में देखें तो जो एशिया जो है ना, एशिया को हमने अलग अलग एरिया में, ये फार ईस्ट हो गया, ये वाला एरिया जो होता है ये ईस्ट एशिया वाला एरिया आ जाता है, चाइना वाला और ये जो एरिया है, ठीक है। ये वाला एरिया आपका साउथ ईस्ट आ जाता है, इस एरिया को हम क्या बोल देते हैं, साउथ एशिया, ठीक है। ये मिड एशिया वाला एरिया हो गया, मध्य एशिया वाला, ये ईस्ट एशिया हो गया, और इसमें भी यहाँ वाला जो हिस्सा है वो मिडिल ईस्ट वाला, जो अपने भूमध्य सागर के पूर्वी तट की तरफ जितना भी एरिया आता है वो मध्य पूर्व या मिडिल ईस्ट के रूप में जाना जाता है। एरियाज आपको पता होना चाहिए। तो आप यहाँ देखो कि जो देश है यहाँ पर ये कौन कौन से, ईरान हो गया, इराक है, कुवैत है, सऊदी अरबिया है और यूएई है। और आपने देखा होगा कि इन देशों को लेकर के अमेरिका हमेशा से आक्रामक नीति अमेरिका ने इसके प्रति अपनाई है। तो हमेशा से अमेरिका इन पर कब्जा करना चाहता था। उसका मूल कारण एक ही रहा, तेल के स्रोत को प्राप्त करना, क्योंकि इंडस्ट्रीज जितनी भी है वो ऑयल बेस्ड है, जितनी भी जो पेट्रोलियम बेस्ड इंडस्ट्रीज हमारे पास हैं आज भी, और जो मोबिलिटी है जितनी भी है उसमें पेट्रोल का महत्व बहुत ज्यादा है। इसके अलावा कुछ और देश भी हैं, जैसे कि उत्तरी अफ्रीका में अल्जीरिया और लीबिया जैसे देश, पश्चिमी अफ्रीका में 4-5 देश है, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, अंगोला, रिपब्लिकन कांगो और नाइजीरिया। और 2 देश आपके कहां पर होंगे, यहां पर इस जगह पर है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, साउथ अमेरिका में। एक तो है वेनेजुएला और एक है इक्वेडोर, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज इस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज या ओपेक की क्या है, सदस्य हैं। काम क्या है इनका, ये सब मिलकर के पेट्रोलियम के बारे में कि कैसे हम पेट्रोलियम की कीमतों को स्थिर रखें, किसको तेल बेचना है, किसको नहीं बेचना है, किस पर सैंक्शन लगाने हैं, इन सब मुद्दों पर ये बात करते हैं। और ये जितनी भी कंट्रीज है इनमें से ज्यादा, जैसे यूएई को आप देखो, यूएई आज कितना बड़ा, मतलब विकसित अर्थव्यवस्था की तरह हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से कई कंट्रीज काफी बेटर हैं जहां पर भाई सही तरीके से प्रशासित किया गया है ना, लेकिन जहां पर भी जो युद्धों में और बाकी चीजों में फंस गए, जैसे कुवैत, इराक फंस गया, उन देशों को बर्बाद भी कर दिया गया, उनके बहुत से संसाधनों का दोहन कर लिया गया, ठीक है, और वो पिछड़ेपन का शिकार भी हो गए। क्लियर है। तो उद्देश्य क्या हो गया इस संगठन को बनाने का, मेनली जो तेल की कीमतें हैं उनको, तो तेल का कितना महत्व है ये तो समझ ही रहे हो आप। भारत जैसे देश के लिए आज हमारे आयात का 85% से भी ज्यादा हम अपना ऑयल जो है ना इंपोर्ट करते हैं, हमारे जो उपभोग का 85% से ज्यादा। और इसलिए हमको इन देशों के साथ मधुर संबंध बनाने की जरूरत होती है। तो कभी भी आपको मिडिल ईस्ट के देशों के साथ मधुर संबंध की बात आए ना,
तो आप एक लाइन तो क्या डाल सकते हो कि ये हमारी पेट्रोलियम संबंधी जरूरतों को पूरा करते हैं। इसी तरह रशिया के साथ भी हमारे संबंधों में पेट्रोलियम संबंधी जरूरतें हो गई, ठीक है। अफ्रीकी देशों के साथ में भी हमारी, हालांकि इनसे हम इतना नहीं खरीदते हैं, हमारा मेनली जो व्यापार है वो इन्हीं देशों से है, जैसे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यही हमारे पेट्रोलियम के भागीदार है, और एक रशिया। तो अभी जब रशिया पर सैंक्शंस लगे, ये रूस यूक्रेन युद्ध के बाद में जितने भी जो नाटो कंट्रीज हैं और अमेरिका, इन देशों के द्वारा रशिया पर सैंक्शन लगाए गए थे कि रशिया से पेट्रोल नहीं खरीदना है। तो जब बाकी देशों ने खरीदना बंद कर दिया तो भारत ने खूब खरीदा है, क्योंकि उसने बहुत कम दरों पर हमको पेट्रोल भी दिया और भारतीय मुद्रा में दिया। मतलब हमको उसके लिए डॉलर की जरूरत नहीं थी, हमारे रुपी उसने लिया और रुपी लेकर के उसके बदले में उसने हमको पेट्रोल दिया। तो सस्ता पेट्रोल हमको उस समय मिल पाया। नहीं तो भारत अपनी विदेश नीति को खुद निर्धारित करेगा ना, तभी तो हम पावर की तरफ निकलेंगे। पावर्स क्या होती है, जैसे अमेरिका है, तो वो जब अपने कोई निर्णय लेता है तो किसी देश के दबाव में थोड़ी लेता है। जैसे आप टैरिफ वार आप देख रहे हो ना, इस समय 2 अप्रैल को 20% टैरिफ था चीन का, चीन के ऊपर जो अमेरिका लगाता था, बढ़ते बढ़ते आज वो 145%। मतलब अगर 100 रुपए की चीज है ना, तो वहां 245 में बिकेगी जाके। समझ रहे हो इस चीज को? तो क्यों है ये टशन दोनों के बीच में ही हो रहा है, और दोनों एक दूसरे पे लगा रहे हैं, दोनों अपने आप को पावर समझते हैं, और हैं दोनों विकसित अर्थव्यवस्थाओं के रूप में है, दोनों अपने अपने क्षेत्र में राजनीतिक प्रभुत्व रखते हैं। तो भारत को भी अपनी विदेश नीति का निर्धारण अपने हिसाब से करना पड़ेगा ना, ये तो आपको दिखाना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे, अब भारत पर भी लगाया उसने सैंक्शन, भारत के लोगों को वापस भेजा है, भारत ने रेसिप्रोकली कुछ नहीं किया, नहीं किया ना भारत ने, क्योंकि भारत अपनी लिमिट्स को भी समझता है और हमारी आवश्यकताओं को भी समझता है। हम विकासशील देश हैं, हम इतने पावरफुल नहीं हुए चीन की इकोनॉमी की तरह कि हम अपने स्तर पर सब चीजों को कर लेंगे, ठीक है। और हम सबसे झगड़ नहीं सकते, हमारी स्थिति अलग है। हमारे चारों तरफ हमारे दुश्मन बैठे हैं, अमेरिका के चारों तरफ कोई दुश्मन नहीं है उसके, वो तो समुद्र है दोनों तरफ, तो कनाडा से उसके अच्छे संबंध है, और मैक्सिको की तरफ उसने पूरी दीवार खींच रखी है। समझ रहे हो? तो आपकी शक्ति आपकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर निर्भर करती है, बाकी चीजों के आधार पर निर्भर करती है। तो ओपेक की अगर हम बात करें, तो ओपेक जो है, इसमें जो सदस्य है वो मैंने आपको बता दिए। स्थापना इसकी 1960 में पहले 5 सदस्यों ने की। पांचों में कौन कौन है? इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। ये पहले शुरुआत में यही उत्पादन करते थे मैक्सिमम, फिर बाद में बाकी कंट्रीज ने किया। और 1965 में इसका मुख्यालय वियना में स्थापित किया गया। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया के वियना में इसका मुख्यालय स्थापित किया गया, ठीक है। 2016 में 10 सहयोगी प्रमुख तेल उत्पादक देश इसमें शामिल हो गए, और उसके बाद में इसको ओपेक प्लस कहा जाने लगा। तो ये देश तो हैं ही, इनके अलावा और 10 अलग जो तेल उत्पादक जैसे कि रशिया वाले जैसे देश हो गए, वो सारों के मिलने से क्या हो गया? ओपेक प्लस इसको कहा जाने लगा। ओपेक विश्व के 40% कच्चे तेल का उत्पादन करता है। अब इतने तेल का ये खुद तो उपयोग करेंगे नहीं, तो ये क्या करेंगे? इसको निर्यात करेंगे। तो निर्यात संबंधी जितने भी मुद्दे हैं उनको ये एड्रेस करने के लिए ओपेक में बैठ करके मीटिंग करते हैं और उसी के अनुरूप चीजों को निर्धारित करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट है, अब देखो ये तो था ओपेक संगठन। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली ट्रेड से रिलेटेड है। जब जिस रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की हम बात करने जा रहे हैं, ये जब भी आए तो आप समझ लो हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। साउथ ईस्ट एशिया मैंने बताया आपको क्या है। साउथ ईस्ट एशिया में आपके मेनली 10 देश हैं जो आसियान कंट्रीज है, ठीक है। तो आसियान कंट्रीज तो आपस में एक दूसरे के साथ में मुक्त व्यापार करती है, ठीक है, उनके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। लेकिन इसी आसियान ने बाद में आगे बढ़ करके पूरे के पूरे साउथ ईस्ट एशिया को एक सप्लाई चेन रेजिलियंट एरिया बनाने के लिए, क्या शब्द बोला मैंने? सप्लाई चेन रेजिलियंट। सप्लाई चेन क्या होती है? आपूर्ति श्रृंखला। मतलब मान लो भारत से मुझे कोई चीज वियतनाम भेजनी है, तो ऐसा तो नहीं मैं सीधा ही भेज दूंगा, एक रूट फॉलो करते हुए मुझे जाना पड़ेगा। हो सकता है किन्हीं देशों से होकर भी जाना पड़े, भाई मैं उस देश को बेचूं, वो देश फिर वहां आगे भेजे, मतलब डंप तो करना पड़ेगा ना मुझे अपना माल।
भाई मैं अपने ही माल को केवल ले जाने के लिए एक पूरा जहाज लगाऊं तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, हो सकता है वो इतनी सप्लाई भी नहीं कर पाऊं मैं। तो क्या करेंगे हम, चीजों को अलग अलग स्थानों से भेजते हुए आगे भेजेंगे। तो ऐसे में किसी एरिया विशेष में हम चाहते हैं कि कोई देश किसी तरह का टैरिफ ना लगाए उस पर, क्योंकि टैरिफ लगते ही क्या होती है, वैल्यू बढ़ जाती है। मतलब मान लो 10% टैरिफ लगा दिया तो 100 रुपए की चीज जो मैं बेच रहा हूँ वो 110 रुपए की हो गई। इसी तरह से कई देश क्या करते हैं, कोटा फिक्स कर देते हैं कि बाहरी, हमारे मार्केट के अंदर बाहरी वस्तुओं का कोटा 5% ही होगा। तो कोटा भी एक तरह का व्यापार बाधा है कि नहीं है। मुक्त व्यापार किसको बोलते हैं, मुक्त व्यापार मतलब जहां पर सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोई बोलते हैं इंटरफेयर ना हो। तो अगर कोई इंटरफेयर अगर कर रही है कहीं पर भी कोई भी सरकार, तो फिर मुक्त व्यापार नहीं है। मुक्त व्यापार की स्थिति तभी आएगी जब किसी तरह का कोई भी हस्तक्षेप करके सरकार के द्वारा स्थानीय मार्केट को किसी भी रूप में क्या नहीं किया जाता हो, मदद ना किया जाता हो। जैसे सब्सिडीज दी जाती है, मान लो आपके यहाँ गेहूं पैदा करने के लिए सरकार सब्सिडी देती है ना सरकार, किस किस रूप में देती है, एमएसपी के रूप में सब्सिडी देती है। एक तरह से एमएसपी पे खरीद करना क्या है, आपको प्रोटेक्शन ही तो है, ठीक है। दूसरा, उर्वरकों और खाद बीज के रूप में सब्सिडाइज्ड आपको दिया जाता है, ठीक है। और बिजली आपको सब्सिडाइज दी जाती है। तो ये जो जिनको हम बोलते हैं जो इनपुट्स है जो सरकार देती है, ये क्या करती है, किसान को एबल करती है, उसको उत्पादन करने में सक्षम बनाती है। तो कम लागत पे वो उत्पादन कर पाता है, और जब वो कम लागत पे उत्पादन करेगा तो ऑब्वियसली वो कम दरों पर उस चीज को बेचने में राजी भी रहेगा। मतलब मान लो अगर तुम्हारी वही लागत 35 रुपए किलो की पड़े तो आप 50 रुपए किलो या 60 रुपए किलो बेचने की कोशिश करोगे, है ना। तो सरकार इस तरह से सब्सिडीज देकर भी लागत कम करती है। तो जब मुक्त व्यापार की बात होती है तो मुक्त व्यापार में ना तो किसी तरह के टैरिफ होते हैं या कम होते हैं, भाई या तो नहीं होते हैं या बहुत ही मिनिमम होते हैं, या फिर भी किसी तरह की कोटा नहीं होगा, कोई और अदर चार्जेस नहीं होंगे, और इसके अलावा सब्सिडीज भी नहीं होंगी। ये सारी चीजें कम करने की कोशिश की जाती है जब हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करते हैं। तो मुक्त व्यापार जो समझौते होते हैं, मतलब भारत ने किसी देश के साथ में, मान लीजिए लीबिया के साथ मुक्त व्यापार समझौता कर लिया, इसका मतलब हो गया सीधा सीधा कि भारत और लीबिया के बीच में किसी तरह के टैरिफ नहीं लगाए जाएंगे, ना तो भारत उस पर लगाएगा ना हम लगाएंगे, या फिर कोई दर निश्चित कर लेंगे हम, भाई इससे ज्यादा नहीं लगेगा किसी चीज पे। इस तरह से निर्बाध व्यापार होगा, मतलब उनके उत्पाद हमारे मार्केट में और हमारे उत्पाद उनके मार्केट में। तो जो साउथ ईस्ट एशिया के जो नेशंस हैं, आसियान के जो नेशंस हैं, उन्होंने 6 अन्य देशों के साथ मिलकर के, यहां पर 5 ही नाम लिखे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड। दरअसल ये सभी के सभी देश वो देश हैं जो साउथ ईस्ट एशिया के इर्द गिर्द बसे हुए हैं। तो ये चाहते थे कि पूरा इस जो एरिया है साउथ ईस्ट एशिया का, जो अपना इंडो पैसिफिक जो एरिया है, इस एरिया में मुक्त व्यापार को हम बना सकें, अर्थात निर्बाध रूप से वस्तुओं की आवाजाही हो और किसी तरह का कोई टैरिफ किसी भी देश के द्वारा ना लगाया जाए। तो सप्लाई चेन जो है यहां पर डेवलप होती है। सप्लाई चेन मतलब एक निर्यात की श्रृंखला, एक आपूर्ति श्रृंखला, मतलब चीज उत्पादन होकर के और कंज्यूमर तक पहुंचे, उस बीच में जो वो सफर तय करती है, उस श्रृंखला को वो किस किस के हाथ से निकलेगी, प्रोड्यूसर से लेकर के और कंज्यूमर तक, जिस रास्ते से वो जाकर गुजरती है वो सप्लाई चेन होती है। एक बड़ा एक प्रोडक्शन होता है, उसको कोई परचेज करेगा, परचेज करने के बाद वो बड़े वाले व्यापारी को बेचेगा, बड़ा वाला व्यापारी फिर और बड़े को बेचेगा, फिर वो बड़ा एक्सपोर्टर होगा, वो एक्सपोर्टर माल को किसी एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी के साथ भेजेगा, फिर दूसरी जगह कोई बड़ा इंपोर्टर होगा वो खरीदेगा, फिर उससे वो छोटे लेवल पे, फिर छोटे लेवल पे, फिर छोटे पे जाकर के अंत में उपभोक्ता तक जाती है रिटेल दुकान से। ये सप्लाई चेन है पूरी, ठीक है। और इसको जिस वे से किया जाता है उसको लॉजिस्टिक्स बोलते हैं। तो लॉजिस्टिक्स तुम्हारे मैनेजमेंट में पढ़ोगे तुम आगे, ठीक है। ये सप्लाई चेन। अभी बोलते हैं कि आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हो गई कोरोना में, हुई थी नहीं हुई थी, कैसे हुई थी, ट्रक्स बंद हो गए, जो वायुयान थे वो बंद हो गए, और जलीय मार्ग से जाने वाले साधन भी बंद हो गए। हुआ नहीं था बीच में लॉकडाउन जब हुए थे, तो लॉकडाउन की व्यवस्था में हुआ क्या था, मार्केट्स क्लोज, ट्रैफिक मोबिलिटी क्लोज, तो ऐसे में सामान कैसे जाए। तो ये आपूर्ति श्रृंखला बाधा होना। फिर दूसरा क्या हुआ, मान लो
यूरोप में ब्रस्ट हो गया अचानक से कोरोना का, तो यूरोप से सामान आना बंद हो गया। तो अब जो देश यूरोप पर निर्भर है, उनको कोई चीज ऐसी चीज जो खाने पीने की है वो नहीं आ रही, तो उसको बड़ी महंगी दरों पर दूसरे देशों से खरीदना पड़ेगा। तो सप्लाई चेन रेजिलियंस कहाँ रहा? रेजिलियंस का मतलब लचीलापन, मतलब इधर से नहीं मिल रहा, इधर से ले लें। मतलब कॉलोनी में अगर एक ही दुकान होगी मान लो और वो बंद हो जाए तो उस दिन तो दूध नहीं मिलेगा, फिर तो पी लिए चाहे। तो उसको बनाने के लिए क्या होना पड़ेगा? दो चार दुकानें और हो। लाला जी की दुकान पे नहीं मिल रहा तो पाला जी की दुकान पे तो मिल ही जाएगा। ये वाली व्यवस्था होनी चाहिए। कोरोना में हमने छोटे लेवल पे सप्लाई चेन डिस्टरबेंस देखा था अपने यहाँ पर लोकल में, गांवों से भी। अच्छा, कृषि क्षेत्र में लॉकडाउन नहीं लगा था, क्यों नहीं लगाया गया? लगा देते वहां भी, भूखे मर जाते। जून के महीने में जब सेकंड लॉकडाउन का टाइम आया, उस समय इतनी भयंकर तरीके से फेज 2 बहुत भयंकर होने के बावजूद हमने क्या किया? ओपन रखा मार्केट को, वहां पर लोगों को खेती करने दिया। गाँव में किसी तरह का लॉकडाउन नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि अनाज अगर पैदा ही नहीं होगा तो मिलेगा किधर खाने? ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये सब अब ये बड़े लेवल पर जब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो अब साउथ ईस्ट एशिया में ऐसा ही इन्होंने किया। एक मुक्त व्यापार समझौते के रूप में रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात की गई। देशों ने लंबे समय तक चर्चाएं की और चर्चा करके इसको अमली जामा पहनाया, इसको धरातल पर लेकर आए। कब? 2022 में। 1 जनवरी 2022 से लागू हुआ। 15 नवंबर 2020 को वियतनाम ने एक वर्चुअल आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया। वर्चुअल क्यों किया? 2020 है, कोरोना है, इस समय लागू करना पड़ा। तो उसी चीज को देखते हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। जब वो बाधित हो गई ना सारी चीजें, तब ये चीज लागू हुई। देखो, भारत भी इसमें बात कर रहा था, लेकिन भारत बाहर निकल गया। भारत बाहर क्यों निकला? कुछ कारण है। देखो, इस क्षेत्र में चीन सबसे बड़ा प्लेयर है। जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं वहां पर चीन आज भी आपूर्ति में सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखता है। चीन का अधिकतर देशों के साथ ट्रेड सरप्लस है। दो चीजें होती है, ट्रेड डेफिसिट व्यापार घाटा, और एक ट्रेड सरप्लस मतलब व्यापार अधिशेष। ट्रेड सरप्लस, देखो दो देश हैं, दोनों एक दूसरे से सामान लेते हैं बेचते हैं। मैंने मान लो इसको 100 रुपए का सामान बेच दिया, इसने मेरे को 110 रुपए का बेच दिया, लाभ किसको हुआ? 110 वाले को 10 रुपए का, भाई उसके पास अतिरिक्त मुद्रा आई, तो इसको 10 रुपए अधिशेष रहा इसके पास में, और इसको 10 रुपए घाटा रहा। तो ये ट्रेड सरप्लस कंट्री है और ये ट्रेड डेफिसिट कंट्री है। अब किसी देश के साथ आपका ट्रेड सरप्लस होगा, किसी के साथ ट्रेड डेफिसिट होगा। उनको जोड़ते 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 अंत में अगर आप पॉजिटिव रहे तो आप कैसे देश हो? ट्रेड सरप्लस देश हो। और अगर आप घाटे में हो तो आप ट्रेड डेफिसिट देश हो। हम ट्रेड डेफिसिट में आते हैं। भारत कैसे देशों में आता है? अब इसमें भी दो चीजें हैं। हो सकता है आप जब बात करते हैं गुड्स की, गुड्स मतलब वस्तुएं, एक तो हम क्या बेचते हैं? गुड्स बेचते हैं। एक हम क्या बेच सकते हैं? सर्विस। सर्विस क्या होती है? सेवाएं। जैसे मान लो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, ये क्या है? गुड्स थोड़े, ये सर्विस है ना। तो मान लो अमेरिका में किसी बच्चे को बैठे हुए को मैं पढ़ा रहा हूँ, पैसा ले रहा हूँ उससे, तो ये क्या वो परचेज कर रहा है मुझसे? जैसे मान लो अमेरिका की किसी कंपनी का कोई सॉफ्टवेयर है, उसको मैं यहाँ वीडियो डिजाइनिंग के लिए परचेज कर रहा हूँ यहाँ पर। जैसे मान लो कानवा का खरीद लिया, या फिर वीडियो शेयर का कुछ भी खरीद लिया, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर जब मैंने खरीदा तो वो क्या खरीदी मैंने? सर्विस खरीदी। तो भारत कई देशों के साथ सर्विस के मामले में ट्रेड सरप्लस है, लेकिन जब गुड्स की बात आती है तो हम ट्रेड डेफिसिट में चल जाते हैं, क्योंकि हम जो चीजें बेचते हैं ना उनकी वैल्यूज कम है। मान लो हम किसी को गेहूं बेच रहे हैं या आम बेच रहे हैं, तो वो कितने रुपए की है, और वो पेरिशेबल थिंग्स है, पेरिशेबल गुड्स है। पेरिशेबल मतलब नष्ट होने योग्य, मतलब आम कितने दिन तक चलेगा। लेकिन कोई मान लो वहां से एप्पल का मैकबुक बेच रहा है, तो एक बार में कितना पैसा उठा के ले गया? मतलब हम 30 क्विंटल अनाज बेचेंगे ना, उसमें जो पैसा हमारे देश में आएगा उतना उनका एक मैकबुक ले जाएगा, लैपटॉप जो है उनका। समझ रहे हो? 30 क्विंटल मतलब कितना हो गया, और एक मैकबुक कितना हो गया? ये समस्या है। हालांकि भारत का अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष है, ट्रेड सरप्लस है,
क्योंकि हम उसके उत्पादों पे बहुत टैरिफ लगाते हैं, जैसे कि जो महंगी बाइक्स आती हैं, महंगी गाड़ियां, तो वहां की तो सब चीजें हमारे लिए महंगी है। जैसे हार्ले डेविल्सन, इस तरह की जो डेविडसन जैसी गाड़ियां आती हैं, उन पर हम बहुत ज्यादा टैरिफ लगाते हैं, महंगी शराब और इन सब चीजों पर। तो और उनके वस्त्र परिधान, जो भी चीजें वहां से हमारे पास आती है, उन पर हम लगाते हैं, लेकिन वो हमारे ऊपर इतना नहीं लगाता था। अब ट्रम्प जी कहते हैं कि नहीं हम लगाएंगे, इसलिए उन्होंने बढ़ा दिया, तो हम कुछ बोल नहीं सकते कि हम तो पहले से ही लगा रहे थे। ठीक है, तो हमने बोला कि भाई कम ही बढ़ा, थोड़ा सा ज्यादा मत बढ़ाए। नहीं, आईएमएफ के द्वारा कंट्रोल नहीं होता है। वो आईएमएफ क्या है, अलग चीजें। आईएमएफ एक मॉनेटरी फंड है, जिसका काम होता है जब किसी देश की वित्तीय स्थिति खराब हो जाए तो उसको मदद करना, सहायता करना, चाहे वो नीतिगत सलाह देना हो, चाहे उसको जो लोन्स देने हो, ये सब काम करता है वो। कहाँ आईएमएफ को बीच में ला रहे हो? वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करो। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन निर्धारित करता है, लेकिन वो बातचीत से होती है चीजें, इंडिविजुअल देशों के बीच में नहीं। वो कॉमनली कुछ चीजों पर, भाई किस चीज पर कितना क्या, टैरिफ्स को आप रोक नहीं सकते। वो निर्धारित करता है चीजों के उत्पादन में क्या क्या आप जो कर रहे हैं, जैसे कि वो बहुत से अलग अलग बास्केट्स की बात करता है, ठीक है, सब्सिडीज को रोकने की बात करता है। लेकिन यहां पर कई बार चीजें चलती नहीं है। डब्ल्यूटीओ और ये क्या है, ये तभी काम करेंगे जब देश एग्री होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली डब्ल्यूटीओ के मेंबर कौन है? बाकी देश। अब उनके बीच में अगर लड़ाई चल रही है तो फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है, क्लियर है चीजें? तो अभी किस किस फील्ड में काम करेगा? तो वस्तु और सेवा व्यापार में, ठीक है, निवेश, इन्वेस्टमेंट करने में, आर्थिक और तकनीकी सहयोग। तो हो सकता है बहुत से अलग अलग सेक्टर्स हैं, मान लो सेमीकंडक्टर में ही हम इनके साथ में मिलकर काम करना चाहते हैं, कुछ दो देश। बौद्धिक संपदा, आईपीआर से रिलेटेड मुद्दे। आईपीआर भी आप पढ़ोगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो जैसे ये लैपटॉप मेरा है, ये तो चलो मेरे पास पड़ा है, या फिर मेरे पास बिल है तो बता दूंगा, लेकिन कोई मैंने एक मूव कर दिया, ये वाला, ये मूव मेरा है, तो ये तो आईपीआर से होता है ना। या मान लो कि ये वाली जो चिड़िया है, ये मेरी है, या आर एस जंक्शन की जो चिड़िया, ये कैसे पता चलेगा? ट्रेडमार्क से पता चलेगा। तो तुम ट्रेडमार्क की रजिस्ट्री पे जाके सर्च करोगे तो तुम्हें दिखेगा वहां पर किसका नाम है, एक बंदे का नाम रजिस्टर्ड दिखेगा वहां पे। मतलब कल को कोई आके बोल दे कि नहीं नहीं ये चिड़िया तो मेरी है, मैं कैसे बोलेगा भाई? बोलने नहीं दूंगा मैं। पहले पहले मैंने इसको क्या करा दिया? रजिस्टर्ड करा दिया। पेटेंट नहीं, ट्रेडमार्क। पेटेंट आविष्कारों के लिए होता है, बहुत सी चीजें होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अमूर्त प्रकार की जो वस्तुएं होती है, अमूर्त जो जो हमारी जो ज्ञान और विभिन्न प्रकार की जो चीजें होती है, उनके प्रति दिया गया एक प्रकार का स्वामित्व अधिकार होता है। उसके प्रकार जैसे कि पेटेंट आविष्कारों के लिए, कॉपीराइट कला के लिए, ठीक है। कॉपीराइट होता है ना, स्ट्राइक आ जाता है, जैसे म्यूजिक के लिए कोई धुन बना दी ना 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 ना, अब वो ना 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 भी अलग हो गई, इसका भी अलग कॉपीराइट हो गया, ठीक है। तो हर चीज का, योगा का भी कॉपीराइट हो गया, योगा इनका तो पेटेंट हो गया। कोई फॉर्मूला आपने बनाया उसका पेटेंट हो गया। इंडस्ट्रियल डिजाइन होती है, तो इंडस्ट्रीज में आपने कोई एक चेक पैटर्न बना दिया शर्ट का, तो आपने उसको भी क्या करा दिया? रजिस्टर करवा लिया, तो वो आपका ही हो गया। जैसे कि जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, जीआई टैग जो मिलते हैं, इस सोजत की मेहंदी को जीआई टैग मिल गया, तो उसकी पहचान को जोड़ देती है उस स्थानीय स्थान से। जैसे रसगुल्ले को लेकर बिहार की, उड़ीसा के बीच में और बंगाल की लड़ाई हो गई, फिर बताओ किसको मिला उड़ीसा ये बंगाली रसगुल्ला? उड़ीसा को। हम्म, समझ गए? जैसे बीकानेरी भुजिया। तो ये चीजों को इस तरह से संरक्षण दिया जाता है। तो ये निवेश, इसके मामले में ये बात कर रहे हैं। और विवाद समाधान, ट्रेड डिस्प्यूट्स, ट्रेड के मामले में कोई डिस्प्यूट्स हो गए, उनका कैसे समाधान करना है, तो इन सब मुद्दों पे ये बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो क्या है आपका रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप? दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के जो संगठन है आसियान, और उसके सहयोगी जो भागीदार देश हैं उनके बीच, जिनके साथ उन्होंने एफटीए कर रखा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उनके बीच में ये पार्टनरशिप हुई है। भारत इसमें होना चाहता था, लेकिन फिर भारत ने देखा इसमें चीन है। अब चीन क्या करेगा? जैसे ही एफटीए हो गया तो हम चीन पर टैरिफ नहीं लगा सकते, चीन हम पर नहीं लगाएगा। चीन हम पर लगा के भी क्या करेगा? हमारा कुछ जाता ही नहीं वहां पे, वहीं से आता है सस्ता माल।
तो हम वो जो टैरिफ है वो भी खत्म अगर कर देंगे तो हमारा मार्केट चीन के सस्ते दामों के चीजों से भर जाएगा। चीनी खिलौने, चीनी कपड़े, चीनी वैसे ही चीनी चीजें खूब अंधाधुंध आ रही है हमारे यहाँ पर दूसरे मार्ग से। मतलब छोटे से छोटे ट्रांजिस्टर से लेकर के हर चीज चाइनीज। इसीलिए हमने क्या बोला, मेक इन इंडिया। क्यों बढ़ावा दिया? हाँ, तो ये इसीलिए हमने शुरू किया मेक इन इंडिया। फिर हमने अभी क्या शुरू किया नया, स्वदेशी चीजों को बढ़ावा देने के लिए। अरे और बहुत सी चीजें शुरू की है ना, इनिशिएटिव्स हमने। चलो, तो क्यों हमने किया? एक तो व्यापारिक घाटे में बढ़ोतरी होती, क्योंकि ऑलरेडी हम जो है बहुत हमारी जो गुड्स है वो पेरिशेबल हैं, और बाहर से हम चीजें जो मंगाते हैं, क्योंकि हमको अपना लोकल मार्केट भी तो डेवलप करना है ना। आज भी हम इंडस्ट्रियल लेवल पर डेवलप्ड कंट्री नहीं है। आज भी हमारा इंडस्ट्रीज काफी पिछड़ी हुई है। ठीक है, तो इसको रोकने, चीन से सस्ते उत्पादों की भारतीय बाजार में बढ़ोतरी को रोकने, भू राजनीतिक दृष्टिकोण से, क्योंकि आरसीपी का मकसद चेन्स डेवलप करना है, तो इसका लाभ चीन को मिलता, तो जियोपॉलिटिकली हम पीछे हो जाते। और एशिया में चीन के प्रभाव का विस्तार रोकने के लिए, इन सब चीजों के लिए हमने इससे बाहर निकलना स्वीकार किया। तो ये आरसीईपी हो गया। ठीक है, पूरी तरह से प्योरली इकोनॉमी पर आधारित पार्टनरशिप है। संगठन नहीं है, एक पार्टनरशिप है, एक समझौता है जो देशों के बीच में है, जो इसमें सम्मिलित है। देश याद कर ही लोगे आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अब बात करते हैं हम सुरक्षा की। अब कुछ संगठन ऐसे हैं जो सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। अभी तक हमने जो पढ़े थे वो रीजनल जो पार्टनरशिप है उसको लेकर थे, या फिर इकोनॉमी को लेकर थे। अब जो बात कर रहे हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? सुरक्षा। और सबसे बड़ी खतरा क्या है आज के समय में? परमाणु बम। हिरोशिमा नागासाकी में हमने जब परमाणु बमों का देखा, तो उसके बाद से ये सोचा गया कि कैसे परमाणु बम या परमाणु जो टेक्नोलॉजी है उसकी सप्लाई को नियंत्रित किया जाए। अगर मान लीजिए गलती से भी आपके ये जो परमाणु बम है ये किसी भी आतंकवादी के हाथ में लग गए, तो वो आतंकवादी कितने बड़े लेवल पर विनाश कर सकता है, ये बहुत चिंता की बात है कि नहीं? तो कुछ देशों ने, अच्छा इसमें कुछ राजनीतिक हित भी शामिल थे, जो बड़े देश जिनके पास में पहले से परमाणु हथियार आ चुके थे, वो नहीं चाहते थे कि दूसरे देशों के पास में परमाणु तकनीक जाए। ठीक है, तो जैसे मान लो आपके चीन हो गया, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, जापान हो गया, इन सब देशों के पास में पहले से क्या था? परमाणु बम की तकनीक आ चुकी थी। ठीक है, अब ये नहीं चाहते थे किसी और के पास जाए, तो इन्होंने इसके लिए इंतजाम करना शुरू किया। उन्हीं में से एक इंतजाम है जिसको बोलते हैं परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह। तो ये समूह क्या कहता है कि हम जो है किसी भी ऐसे देश को जो वर्तमान में परमाणु शक्ति संपन्न नहीं है, उसको किसी भी रूप में परमाणु हथियारों की या परमाणु तकनीक की या परमाणु जो ऊर्जा के लिए उपयोग आने वाला जो ईंधन है उसकी सप्लाई नहीं करेंगे। समझ रहे हो? तो परमाणु हथियारों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी, इनके निर्यात को नियंत्रित करके परमाणुओं के प्रसार को रोकना इसका उद्देश्य है। 1974 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया, उसके बाद में इसका निर्माण किया गया, इसका स्थापना की। देखो इसकी स्टोरी सुनाता हूं मैं आपको ढंग से। शुरुआत होगी 1970 से। 1970 के दशक में अमेरिका और बाकी बड़े देशों ने सोचा कि अब चूंकि भारत जैसे देश विकसित होते जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और भारत का इस समय परमाणु कार्यक्रम पर काम कर रहे थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, तो होमी जहांगीर भाभा बहुत तेजी से, और वो चाहते थे शुरुआत से, इसीलिए आपने ट्राम्बे के बारे में पढ़ा होगा, साइरस, जर्लिना, अप्सरा, इस तरह से करके कुछ हमारे वहां पर फैसिलिटीज डेवलप की गई थी, जहां पर हम परमाणु तकनीक को विकसित करने का प्रयास कर रहे थे। और आपको याद होना चाहिए कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का निधन एक परमाणु वो वायुयान दुर्घटना में हुआ था। अब वो हुआ था या किया गया था, ये आज तक एक बहुत विवादास्पद विषय है। इसको लेकर एक मूवी भी बनी है, एक सीरीज है पूरी, उसका नाम मैं तुम्हें बताऊंगा। तो वेब सीरीज है, तुम अगर जानना चाहते हो कि भारत के परमाणु कार्यक्रम, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम,
तो आजादी से लेकर जब 1945 में हमारा परमाणु आयोग ऊर्जा के लिए जो बना, और उसके बाद से कैसे हमने परमाणु ऊर्जा के लिए काम किया, वो सारी चीजें अगर आपको जाननी है तो उसके लिए आपको वो देखना पड़ेगा। उसको आप मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, मैंने पूरी सीरीज देखी है, 20 से ज्यादा वीडियोस उसमें है, 20 घंटे आपको लगेंगे, लेकिन उसको देखने के बाद आपको समझ में आएगा कैसे हमारा परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ा है, कैसे हमारा इसरो डेवलप हुआ है। दोनों एक साथ आगे बढ़े, एक को लीड किया विक्रम साराभाई ने, एक को लीड किया होमी जहांगीर बाबा ने, जो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष रहे बहुत लंबे समय तक। ठीक है, तो 1970 में एक नॉन प्रोलिफेरिएशन ट्रीटी अर्थात परमाणु अप्रसार संधि की गई थी। आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में, मैंने नीचे भी लिखा हुआ है परमाणु अप्रसार संधि। तो एक अंतरराष्ट्रीय संधि की गई जिसका मकसद था परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना। मतलब जिन देशों के पास है उनके पास तो रहे, लेकिन बाकी किसी नए देश के पास नहीं जाए, और इसके साथ साथ परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण ढंग से इस्तेमाल को बढ़ावा देना। अब ये क्या करते थे कि इसके नाम पर दूसरे देशों को ब्लैकमेल करेंगे। भाई मान लो मुझे कोई एक रावत भाटा में परमाणु घर लगाना है, बिजली घर, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दूसरे देश से लेना पड़ेगा, सहयोग लेना पड़ेगा। तो जैसे हमने रूस के सहयोग से किया या किसी और देश के सहयोग से किया, यही तो हमने किया। शुरुआत के हमारे जितने भी परमाणु बिजली घर हैं वो किसी न किसी देश के सहयोग से बने, फ्रांस के सहयोग से, कनाडा के सहयोग से, रूस के सहयोग से, इनसे बन रहे। पढ़ोगे ना जब आप, तो आप देखोगे उनमें कभी आपको हाँ उसमें आता है ना वो चीज है। तो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल को बढ़ावा देने की बात कही गई, और इस संधि पर भारत ने साइन नहीं किए। 1968 में ये हस्ताक्षर हुए और 1970 में ये लागू हो गई। भारत ने इस पर साइन नहीं किए, और होमी जहांगीर बाबा के नेतृत्व में जो हमारा कार्यक्रम चल रहा था उसको फिर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने आगे बढ़ाया। लगभग 68 से 70 के बीच में उनकी डेथ हुई थी, और उसके बाद में एपीजे अब्दुल कलाम ने कमान संभाली, और 1974 में हमने परमाणु परीक्षण कर दिया। पहला वाला परमाणु परीक्षण जब हमारा हुआ, उसको होने के साथ ही इनका दिमाग हो गया खराब, और इसीलिए इन्होंने क्या किया कि चलो तुमने परमाणु परीक्षण तो कर लिया, लेकिन तुम लाओगे कहां से यूरेनियम? यूरेनियम चाहिए होगा ना, यूरेनियम कहां से लाओगे? 92 यूरेनियम 235, ठीक है। अब हमारे यहाँ केरल में मिलता है थोरियम, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई तकनीक नहीं थी जिससे हम सीधा थोरियम को उपयोग कर सके। मोनोजाइट बेल्ट जो है केरला में, वहां पर ये थोरियम मिलता है, लेकिन हम उसको उपयोग नहीं कर सकते। इसीलिए भारत आज जो परमाणु कार्यक्रम चला रहा है वो 3 चरण का है, जिसमें लास्ट में हम तीसरे चरण में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाने की बात कर रहे हैं। वो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इस थोरियम पे चलेंगे। तो शुरुआती जैसे में प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स जो है ना, उन पर हम काम कर, शुरुआत में हमने ये बनवाए, जितने भी बनवाए, दाबित जल जो प्रेशर हैवी वाटर जो होता है ना, ड्यूटीरियम, उसके बेस पे जो काम करने वाले, जिसमें यूरेनियम का प्रयोग होता है, एनरिच्ड यूरेनियम, केवल यूरेनियम नहीं, संवर्धित यूरेनियम। तो यूरेनियम को काम में लेने लायक बनाने के लिए, उसको एज ए ईंधन काम में लेने के लिए उसकी जरूरत होती है, और इसकी आपूर्ति करने वाले जो देश हैं वो है टोटल 48 देशों का एक समूह है। नाम क्या है? परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह। तो इन्होंने कहा कि तुम सब देश ऐसे किसी भी देश को सम्मिलित नहीं करोगे एक तो जिसने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए। तो पहले एनपीटी पर हस्ताक्षर करो। एनपीटी की शर्तें थी बाध्यकारी, क्योंकि वो कहते थे कि तुम किसी तरह का टेस्ट ही नहीं करोगे। तो फिर टेस्ट नहीं करेंगे तो हम सीखेंगे कहां से? आप लोग ऊपर निर्भर रहेंगे, हम निर्भर नहीं रहना चाहते, हम सीखना चाहते हैं कुछ। क्योंकि भारत जानता था कि परमाणु शक्ति संपन्न होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इधर पाकिस्तान भी लगातार काम कर रहा था और पाकिस्तान को मदद दी जा रही थी बाकी देशों के द्वारा। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में संबंध काफी अच्छे थे उस समय, और भारत उनका, हाँ ठीक है। तो इस तरह से फिर भारत ने इस पर साइन नहीं किए, तो भारत पर रोक लगाने के लिए इसमें इन्होंने प्रयास किया। भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए, और इसीलिए भारत क्या नहीं है, इस परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का सदस्य भी नहीं है। इसके बावजूद 2008 में जब अमेरिका को भारत के साथ में परमाणु डील करनी थी, तब भारत को उन्होंने स्पेशल छूट दी, ना होते हुए भी, सदस्य ना होते हुए भी। क्योंकि देखो 1998 में जब हमने किया था, उस समय पोखरण में जब हम ये करना चाहते थे, तो उस समय बहुत वॉच रखी थी अमेरिका ने।
अमेरिका के सैटेलाइट्स लगातार भारत के उस एरिया की निगरानी कर रहे थे। इवन वहां से बहुत से गुप्त जासूस भी भारत में आए थे, जैसलमेर एरिया में। लेकिन भारत ने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से 11 और 18 मई, है ना, 14 या 18 मई है, 14 और 18 जो भी है, मई 1998 में अपने दोनों टेस्ट किए और सक्सेसफुली किए। 2 बार भारत टेस्ट कर चुका, एक बार 1974 में और एक बार 1998 में। उसके बाद भारत ने कोई परीक्षण नहीं किया। ठीक है, तो 2008 में जब अमेरिका को अपनी इस डील को करना था, क्योंकि अमेरिका को इससे बहुत लाभ होने वाले थे, तो फिर भारत को मौजूदा नियमों में से छूट प्रदान की गई, जिसके बाद भारत को परमाणु व्यापार में शामिल होने की अनुमति मिली और भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता, असैन्य मतलब शांतिपूर्ण उत्पादन ऊर्जा का करने के लिए आपको यूरेनियम दिया जाएगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम का बहुत बड़ा सप्लायर है। मध्य एशिया के जितने भी देश हैं, कजाक तजाक सुने ना, वहां से भी यूरेनियम की सप्लाई होती है। ठीक है, तो उनके साथ में हमने फिर हमारा समझौता हुआ। भारत, पाकिस्तान, इजराइल और दक्षिण सूडान, ये 4 देश है जिन्होंने इस संधि पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ठीक है, क्लियर है? ये क्या हो गया? परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह। अब इससे आगे हम बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि जो 2 हमारी संधियां हैं वो क्या क्या है। मैंने जो नीचे संधि लिखी है, दरअसल वो ऊपर लिखनी चाहिए थी मुझे, परमाणु अप्रसार संधि जो पहले हुई है। तो 1970 वाली संधि के बारे में मैंने आपको बताया कि परमाणु अप्रसार संधि क्या है। 191 देश इसमें साइन कर चुके हैं। ठीक है, ये परमाणुओं के अप्रसार, परमाणु हथियारों के अप्रसार, निरस्त्रीकरण, निरस्त्रीकरण मतलब जिनके पास है उसको कम करना, हालांकि कम किसी ने नहीं किया, कहने की बात है, कम किसी ने नहीं किया, बढ़ते जा रहे हैं, परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ती जा रही है। सिप्री की जो रिपोर्ट आती है उससे हमको पता चलता है कि परमाणु हथियार लगातार बढ़ रहे हैं। ठीक है, परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग, बेसिकली एनर्जी प्रोडक्शन में। ठीक है, और रेडिएशन वाले जो तत्व होते हैं जो कैंसर और इनके उपयोग उपचार में उपयोग आते हैं, उनका उत्पादन भी उसी में आता है, शांतिपूर्ण चिकित्सकीय उपयोग जिनको बोलते हैं। ठीक है, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में सहयोग, इन सारे मुद्दों पर एनपीटी को लागू किया गया। जैसा मैंने बताया, भारत, इजराइल, पाकिस्तान, दक्षिण सूडान ने इस पे साइन नहीं किए। उत्तर कोरिया ने कर दिए थे, बाद में मना कर दिया 2003 में। उत्तर कोरिया, किम जोंग उन, समझ गए, फैटी बाबा। ठीक है, तो उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, मैं डेवलप करूंगा, अमेरिका को धमकाना है। ठीक है, तो ये 5 देश तो कौन से हैं जिन्होंने साइन ही नहीं किए। 3 देश ऐसे हैं वो इसमें है परमाणु संधि में। ठीक है, तो इन्होंने साइन नहीं किए, भारत ने साइन नहीं किए, तो भी उसको असैन्य परमाणु आपूर्ति होती है। इसका उद्देश्य तो क्या है कि परमाणु अप्रसार हो, मतलब जिस देश ने इस पर साइन नहीं किया उसको शांतिपूर्ण उपयोग के लिए भी नहीं मिलेगा। लेकिन चूंकि भारत का स्पेशल केस है तो भारत को मिल रहा है। जैसे कि जब रूस से तेल खरीदने की बात थी तो सब देशों पे सैंक्शन लगी, भारत पर नहीं लगी। स्पेशली भारत को थोड़ा सा क्या है कि चूंकि चीन को प्रतिसंतुलित करना है अमेरिका को, इसलिए वो हमेशा भारत से संपर्क में, और वो नहीं चाहता कि भारत रशिया की तरफ ज्यादा झुके। ये दोनों मुद्दों को लेकर के, जिसको शक्ति संतुलन की रणनीति, उस पर काम करता है। जब तक मिल रहा है तब तक तो लिए जाओ। दूसरी चीज, जब ये हो गई पहले, उसके बाद फिर एक और संधि करने की बात आई, वो थी व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। ये तो अप्रसार की संधि थी, मतलब कि आपको जिन देशों के पास नहीं है उनको किसी भी तरीके में परमाणु अप्रसार होना चाहिए, वहां पर परमाणु शक्ति या तकनीक उनके पास नहीं होनी चाहिए, और जो कुछ हो वो मॉनिटरिंग में हो। लेकिन टेस्ट जो करने की बात आती है वो मॉनिटरिंग में नहीं हो सकते, क्योंकि कोई करने नहीं देगा आपको, है ना। तो फिर क्या किया इन्होंने, एक और संधि अपनाई जो 1996 में आई थी, संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसको पारित किया गया था, लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हुई है क्योंकि इसकी जो शर्तें हैं वो पूरी नहीं हुई है। जिस शर्त को उसमें लागू करना था वो शर्त पूरी नहीं हुई, इसलिए लागू भी नहीं हो पाई। ये क्या करती है, परमाणु विस्फोट पर प्रतिबंध लगाती है। कोई भी देश किसी भी रूप में परमाणु का विस्फोट नहीं करेगा, चाहे वो धरती हो, चाहे वो आसमान हो, चाहे वो पानी हो, कहीं पर भी नहीं करना। अब जिस देश को चाहिए वो तो करेगा, तो भारत ने किया।
1998 में इसके बाद, तो भारत इसमें साइन क्यों करेगा? हमारा तो परमाणु परीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, हम ये चाहते हैं कि हम उन देशों को बराबर आ जाएं एक बार, फिर उसके बाद में ठीक है। और करना है तो अब क्या है कि करना है तो पहले तुम अपने हथियार खत्म करो, हम भी कर देंगे हथियार खत्म। तो ये परमाणु शक्ति संपन्न होना, जिस देश के पास परमाणु शक्ति है वो बैलेंस करता है दूसरे देशों को। मान लो चीन के पास होती, अपने पास नहीं होती, तो चीन आंख दिखाता, क्यों रे फेंकू, ये वाली बात हो जाती ना। अभी नहीं कर सकता, बोलो तू फेंकेगा हम भी फेंकते हैं, तो मरेगा तू मरेगा हम भी मरेंगे, तो यहाँ फिर कोई फेंकता ही नहीं है। फिर दो घर हैं, दोनों में बंदूकें हैं, तो कोई गोली नहीं चलाता, फिर वो डर दोनों को ही है, हम भी मर जाएंगे। किम जोंग जैसे धमकियां दे देता है, ठीक है, पर वो करेगा नहीं ऐसा कुछ, उसको पता है अगर ऐसा एक बार कर दिया तो फिर दूसरा हालत क्या होगी वो पता है। चेक एंड बैलेंस है, शक्ति संतुलन, ठीक है। इस पर 187 देशों ने हस्ताक्षर किए और 178 ने पुष्टि की। देखो पहला तो होता है हस्ताक्षर करना, हस्ताक्षर करने के बाद फिर क्या करना पड़ता है, स्थानीय संसद जो होती है ना, वहां पर आपको उस चीज की पुष्टि करनी होती है। तो जैसे मान लो भारत किसी भी देश के साथ कोई समझौता करता है ना, उस समझौते को फिर हमारे संविधान में साधारण विधेयक ला करके और संसद के पास पारित करवाना पड़ता है, तब जाकर के वो फाइनली लागू होता है। रेटिफिकेशन करना होता है, पुष्टिकरण कि हाँ हम इसको मान रहे हैं। अगर साइन करके भी छोड़ दिए और पुष्टि नहीं की ना, तो फिर वो मान्य नहीं है, ठीक है। तो लागू कब होएगा, जब अनुलग्नक दो, अनुलग्नक बोलते हैं एनेक्स्चर, मतलब जैसे कोई एक कागज हो ना, एक लेटर है मेन, उसके पीछे आपने एक क्या लगा दिया, एक लिस्ट लगा दी किसी की, भाई इस कॉलोनी के अंदर जो है हमने कार्यकारिणी का मनोनयन कर दिया, उनकी सूची पीछे संलग्न है, तो वो अनुलग्नक है, जो पीछे लगी हुई है। हाँ अनुलग्नक बोलते हैं इसको, ठीक है, एनेक्स्चर। तो ये अनुलग्नक दो, मतलब एक सेकंड एनेक्सर जो है, उस एनेक्सर में जो 44 राज्य हैं उनका अनुसमर्थन जरूरी है। ये वो देश है जो परमाणु संपन्न है। अब इन सबका समर्थन अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि भारत, पाकिस्तान और डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मतलब दक्षिण कोरिया ने तो इस पे साइन ही नहीं किए, और चीन, मिस्र, भारत, ईरान, इजराइल, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका, इन सब ने इस पर क्या नहीं दिया, रेटिफिकेशन नहीं दिया। अब इनमें से देखो चीन को निकाल दो, ये इसको भारत को निकाल दो, पाकिस्तान को निकाल दो, उत्तर कोरिया को निकाल दो, है ना। अगर इन तीनों को निकाल दे तो तीन ने तो साइन ही नहीं किए, और बाकी ने साइन तो कर दिए, चीन, मिस्र, ईरान, इजराइल और अमेरिका ने, लेकिन इन्होंने भी रेटिफाई नहीं किया खुद ने, इन देशों ने खुद ने नहीं किया अभी तक। हाँ इन्होंने खुद ने इसकी पुष्टि नहीं की। तो जो सबसे बड़ी शक्तियां परमाणु शक्ति संपन्न, उन्होंने खुद ने नहीं किया। क्लियर। तो ये एक कारण है। तो दो, एक परमाणु अप्रसार संधि और एक व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। अब आपको पूछेगा कि दोनों में क्या अंतर है, बता पाओगे अंतर? जहां पर एनपीटी परमाणु के किसी भी रूप में, सैन्य असैन्य हर प्रकार के रूप में प्रसार को रोकती है, निरस्त्रीकरण की बात करती है, वहां पर ये प्रतिबंध लगाती है किस पर, टेस्टिंग पे, परीक्षण जो होते हैं उन पर प्रतिबंध लगाती है। फिर इस पर कितने देशों ने साइन नहीं किए, या इसमें कितने सदस्य सम्मिलित है, उस पर आप अंतर दे दो कि इस पे 187 देशों ने साइन की, 178 ने पुष्टि की, इसमें 191 जो सदस्य हैं उन्होंने इसमें भाग लिया है, भारत इन दोनों का ही सदस्य नहीं है। ये सारी चीजें आप इसमें बता सकते हो। ये इसकी अनुपूरक है, मतलब परमाणु अप्रसार संधि को लागू करने के लिए ये नई संधि की गई है। ये मेन तो यही है ना, परमाणु अप्रसार। और इसको अगर अप्रसार करवाना है तो पहले टेस्ट पे प्रतिबंध लगाओ, टेस्ट पे प्रतिबंध लगेगा तो ये अप्रसार होगा ना। तो इसके लिए फिर बाद में इन्होंने ये वाली संधि लेकर के आए, ठीक है। ये पूर्वगामी है, ये पश्चिमगामी है, इस तरह से आप अंतर निकाल सकते हो। और अंतर जानने हो तो फिर गूगल बाबा है। ये तो हो गया परमाणु। अब बात आती है बाकी और टेक्नोलॉजी जो कि दुनिया को कहीं ना कहीं युद्ध के खतरे में डाल सकती है। इसमें सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है मिसाइल टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी जिसको हम बोल सकते हैं। मिसाइल क्या होती है?
मिसाइल एक प्रकार का उपकरण है जो किसी भी स्थान से दागे जाने पर प्रक्षेप वक्र में गति करते हुए लक्षित लक्ष्य को या निर्देशित लक्ष्य पर निशाना बनाता है। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच में यहां से हमने उसको दागा, किसी और लक्षित निशाने को या निर्देशित निशाने को जाकर उसने अटैक किया, ये मिसाइल होती है। अब मिसाइल भी दो तरह की होती है, वो आप आगे पढ़ोगे, बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स, उनमें क्या डिफरेंस होता है, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। कहाँ? साइंस में। साइंस में मिसाइल टेक्नोलॉजी आपके अलग से टॉपिक है, तो वहां आप पढ़ोगे। फिलहाल के लिए समझ लो कि मिसाइल के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए होती है वो बहुत स्पेशल होती है। मिसाइल ऐसे ही थोड़े की चल जाएगी, जो रॉकेट है ना वो भी मिसाइल टेक्नोलॉजी पे है। जो आप दीपावली पे चलाते हो ना नीचे आग लगा के, तो नीचे की तरफ फुर फुर टेढ़ा भी हो जाता है कई बार, तो टेढ़ा हो जाता है तो कई घरों में चला जाता है कपड़े जला देता है, ठीक है। तो वो भी तो एक हानिकारक चीज। अब तो इतना छोटा सा रॉकेट ऐसा है, तो ये इतनी बड़ी सारी मिसाइलें होती है, वो क्या करती है? एक्चुअल में क्या होता है, ये मिसाइल्स के आगे लगता है वॉर हेड, और उस पे लगता है क्या? जो भी आयुध होता है। मिसाइल तो ले जाने का काम कर रही है, मेन चीज तो उसके आगे लगती है। जैसे मान लो परमाणु बम भी है, तो उसको भी तो कोई मिसाइल ही लेके जाएगी ना। जैसे हमारी अग्नि मिसाइल है, तो परमाणु सक्षम मिसाइल है, वो परमाणु हथियार को अपने आगे बैठा करके ले जा सकती है कि चल तेरे को छोड़ती हूँ कहीं दूर हवाई द्वीप पे, है ना, मोजी खिलाने के लिए। इसी मिसाइल टेक्नोलॉजी का प्रयोग आपके अंतरिक्ष विज्ञान में भी होता है। बस ये है कि अब की बार थोड़ा जोर ज्यादा लगाना पड़ता है और उसको क्रॉस करना होता है वो बैरियर्स जो रोकते हैं उसको गुरुत्वाकर्षण के रूप में। इतना ही काम है जो अंतरिक्ष यान होता है। अंतरिक्ष यान की खासियत होती है कि वो लॉन्च करने के बाद वापस आकर के फिर पानी में गिर जाता है, फिर दोबारा काम में ले लेते हैं उसको। अब तो जो नए आ रहे हैं वो तो ऐसे होंगे जो लैंड कर लेंगे खुद ही, जैसे कि स्टार स्पेस एक्स जो बना रहा है, स्टार लाइनर और ये सब, वो क्या कर रहे हैं? वो तो सीधा उड़ता है और ऐसा का ऐसा आके उतरेगा। अभी तक तो क्या होता है, बंगाल की खाड़ी में आके गिरना पड़ता है उनको, उस एरिया में, पानी वाले एरिया में पैराशूट से, फिर उसको निकाल करके लाना पड़ता है। या फिर जो स्पेस शिप होते थे वो तो लैंड करते थे प्रॉपर तरीके से पर वो प्रॉपर होते हैं, वर्टिकल लैंडिंग नहीं होती अभी तक भी, हॉरिजॉन्टल लैंडिंग होती है। जैसे एरोप्लेन लैंड करता है ना, तो क्या होता है कि लॉन्च तो मिसाइल से कर दिया उसको, स्पेस शटल को आगे लगा करके, स्पेस शटल वहां जाकर के घूम लिया, थोड़े दिन मौजी खा लिया, फिर वापस से बाहर है, तो वो क्या करेगा, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण से खींचा चला आएगा। आने के बाद फिर वो अपनी स्पीड को कम करता है और निर्देशित करता है खुद को, और फिर वो लैंड करता है एज ए प्लेन। लेकिन अब जो स्पेस एक्स जिस पे काम कर रहा है वो चीज क्या है, फाल्कन जो वायुयान है, वो क्या करेंगे, वो यूं जाएंगे सीधे और यूं उतरेंगे सीधे। अब ये बहुत टेक्नोलॉजी बहुत कठिन है, लेकिन बन रही है। आने वाले टाइम में आपको 10-20 साल में और देखना, फिर तो आप चांद पे चलो। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, चांद पे नहीं, चांद के पार चलो यार, ये चांद पे तो जाए, अब बार बार कितनी बार जाए चांद पे। अपने अपने लिए नहीं होगा, मध्यम वर्ग लोगों के लिए नहीं है, सपना होता है उनके लिए। अपन तो विदेश ही कितनी बार घूमने जाते हैं, अरे विदेश छोड़ दो, हरिद्वार कितनी बार गए, वो भी नहीं मिलता। अयोध्या बने इतना समय हो गया, हम गए कभी? हम में से कोई नहीं गया होगा। मध्यम वर्ग के सपने जो है ना, वो रात्रि को ही आते हैं जब हम नींद में होते हैं, वो पूरे नहीं होते, ठीक है, पूरा होना मुश्किल होता है थोड़ा। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम या व्यवस्था एक बनाई गई जिसके माध्यम से ये बात कही गई कि किसी भी प्रकार के वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, अर्थात सामूहिक विनाश वाले जो हथियार हैं, उनकी जो तकनीक है उसको डिलीवरी करने से रोका जा सके, खास करके ऐसे देशों को जो विश्वास योग्य नहीं है। क्या हो सकता है आने वाले समय में किसी तरह का नुकसान बाकी देशों को पहुंचा दे। तो 1987 में G7 जो देश हैं उनके द्वारा इसको लागू किया गया। इसके सदस्य कितने हैं? 35 देश हैं जिनके पास में ये टेक्नोलॉजी पहले से थी। हालांकि भारत ने तो सब चीजें अपनी खुद ही डेवलप की है। हमने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी थैंक्स टू डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, who had given us
तो मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोग्राम, मिसाइल मैन इसीलिए कहते हैं। 1987 में उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया था जो 2008 में खत्म हुआ था जाकर के। हमारी 5 मिसाइलें जिसमें हमारी बनी है, ये भी टॉपिक है आपका, ठीक है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IGMDP, ये पढ़ना पड़ेगा। ऐसे आपके दिमाग में चीजें होनी चाहिए, जब भी हम बात करते रहे तो चीजें ऐसे एक एक करके आने लायक हो जाएगी ना, तब जाकर के आप उत्तर देने में सक्षम हो पाओगे। और ऐसे ही आपको पढ़ना भी है, ठीक है। नियंत्रण किस चीज का करेगा? उस टेक्नोलॉजी का जिसको उपयोग किया जा सकता है मिसाइलें बनाने में, तो वो टेक्नोलॉजी नहीं बेचनी या रोकनी है उसको, ये इन्होंने काम किया। भाई हमारे पास तो है, दूसरे देशों को नहीं बेचना। तो ये कुल मिलाकर के जो विकसित देश है उनका अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए किया गया एक कदम था। इसमें कुछ शर्तें हैं, भाई किस चीज का नहीं करना? तो ऐसा कोई भी वाहन, चाहे वो रॉकेट हो या फिर वो मानव रहित हो, मानव रहित मतलब अनमेन्ड एरियल व्हीकल्स, UAV जिनको बोलते हैं, UAV अनमेन्ड एरियल व्हीकल्स, जैसे हंसा NG हमने जो बनाया है, तो ऐसे विमान होते हैं मानव रहित, ठीक है, जो क्या करते हैं, जिसको बोलते हैं UAVs, जो कहीं पर भी जाकर के खुद रिमोटली उनको आप चलाते हो नीचे से, उसमें आदमी नहीं होता, और वो कहीं पर भी ड्रोन, लाइक ए ड्रोन, रुस्तम जैसे हमारा ड्रोन है भारत का, रुस्तम 2, रुस्तम, ये सब क्या है? ड्रोन्स है। उन ड्रोन्स का प्रयोग भी यहाँ पर किया जाता है। तो 300 किलोमीटर की सीमा में कम से कम 500 किलोग्राम का पेलोड जो ले जा सकते हैं, उनको रोकने के लिए ये बनाई गई, ठीक है। इसीलिए आप देखो कि 290 किलोमीटर ही जाती है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस की सीमा कितनी है? क्यों है? 300 से ज्यादा अगर हो जाए उस टेक्नोलॉजी को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ब्रह्मोस भारत और रशिया का संयुक्त प्रोग्राम है, क्रूज मिसाइल है, ठीक है। क्रूज मिसाइल वो होती है जो गाइडेड होती है, मतलब वो क्या करेगी, किधर भी घूम जाएगी, इधर जाती जाती इधर चल जाएगी, इधर चल जाएगी, उधर भी चल जाएगी। और जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है वो लॉन्च होने के बाद में एक ट्रेजेक्टरी फॉलो करके उसी स्थान पर जाके गिरेगी जहां पर उसको गिरना है, फिर उसको चेंज नहीं कर सकते आप बाद में। एक बार फिक्स कर दिया आपने तो वो वहीं जाएगी। क्रूज ज्यादा खतरनाक होती है, ठीक है, इसलिए ब्रह्मोस की सीमा कितनी है? लेकिन अभी जो ब्रह्मोस 2 बन रही है उसकी सीमा लगभग 450 पर जाएगी, तो उसमें कुछ छूटे और बाकी सब चीजें मिली हुई है, उस पर हम जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। 2016 में भारत MTCR का सदस्य बन गया, और ये सदस्य बनने से ही ये बढ़कर के कितनी हो गई? भाई ये रोक तो उनके लिए ना जो MTCR के सदस्य नहीं है, हम बन गए तो अब हमारे पास में एक विकल्प आ गया, ठीक है, समझ गए। जैसे अमेरिका से ड्रोन हमको मिल रहे हैं, अमेरिका से हम ड्रोन भी परचेज कर रहे हैं, और भी टेक्नोलॉजी परचेज कर रहे हैं। चीन इसका सदस्य नहीं है, उस पर ये चीजें लागू भी नहीं होती, वो अपने हिसाब से डेवलप करता है सब। क्लियर हो गया मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। नेक्स्ट आगे बढ़े। अंतिम है 2 ग्रुप्स, एक ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, एक वासेनार व्यवस्था। अब क्या है कि अभी तक तो हमने परमाणु किसकी बात की? सबसे पहले देखो NPT की बात की हमने, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि 1970 की। फिर उसके बाद हमने 1996 की कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि की बात की, ये दोनों परमाणु से जुड़ी है। और एक हमने आपूर्तिकर्ता समूह की बात की, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, NSG, ठीक है, ये तीनों परमाणु संसाधनों से जुड़े थे। ये जो हमने बात की पीछे MTCR की, वो किससे जुड़ी हुई है? केवल मिसाइल टेक्नोलॉजी से, मतलब वो टेक्नोलॉजी जो परमाणु हथियारों को या किसी भी हथियार को डिलीवर करने में मदद करती हो। मिसाइल टेक्नोलॉजी करती क्या है? वो तो वाहन है, असली तो उसके ऊपर बैठा है, ठीक है। तो जब हम मिसाइल्स का टेस्ट करते हैं ना, तो उसके हेड पे कुछ नहीं होता है, खाली होता है, वो जाती है, गिरती है, बस खत्म बात, धुआं उठाती है। ये देखते हैं कि क्या ये सटीक गिरी या नहीं गिरी, उसी को टेस्टिंग बोलते हैं, उसमें कोई हथियार नहीं होता है, समझ गए? हाँ। अब क्या बात कर रहे हैं हम? अब एक और चीज आती है जो है, एक तो होता है हमारे पास में
दो तरह के हथियार जिनको बोलते हैं रासायनिक और जैविक हथियार। दरअसल हुआ क्या कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में कई बार जो है ना रासायनिक और जैविक हथियारों का प्रयोग किया गया। ये भी आपके सिलेबस में है। अंतिम टॉपिक है विज्ञान का रासायनिक और जैविक हथियार। तो क्या था कि बहुत सी गैसें, जैसे मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस मतलब मस्टर्ड समझते हो ना, सरसों। मस्टर्ड गैस इतनी खतरनाक होती है कि इस कमरे में भर के अगर अपने यहाँ पर चला देना, हमारे शरीर पे थोड़ी देर में फफोले होना शुरू हो जाएंगे और हम मृत्यु के घास बन जाएंगे। इसी तरह से जैविक हथियार, मतलब मान लो कोई ऐसी बीमारी है, उसका कोई जीवाणु है, उस जीवाणु को मैं यहाँ छोड़ दूं तो क्या होगा? सब मर जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे खतरनाक रसायनों को केमिकल वेपन बोलेंगे, जिनका प्रयोग लोगों को मारने के लिए किया जा सकता है। और ऐसे खतरनाक जीवाणु जो बीमारी फैला करके लोगों को मार सकते हैं, वो बायोलॉजिकल वेपन हो गए, जैविक हथियार हो गए। उन दोनों को रोकने के लिए तो केमिकल वेपन्स के लिए कन्वेंशन था, जेनेवा कन्वेंशन 1925 में आया था। जेनेवा प्रोटोकॉल 1925 में, इराक जो 1925 में आया। ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया ग्रुप कब बना? दरअसल इस जिनेवा प्रोटोकॉल के माध्यम से ऐसे हथियारों को रोकने की बात कही गई थी। कोई भी देश जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद में कि कोई भी देश ऐसे हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा। हालांकि खूब हुआ इनका प्रयोग, बाद में भी हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में भी हुआ। और सबसे भयंकर तो कब हुआ? जब 1984 में इराक ने ईरान इराक युद्ध में इनका प्रयोग किया, रासायनिक हथियारों का उसने प्रयोग कर दिया। इस चीज को देखते हुए फिर इन्होंने एक ऑस्ट्रेलिया ग्रुप बनाया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए इसको ऑस्ट्रेलिया ग्रुप कहा गया। तो 42 देश है और इसके साथ में यूरोपीय संघ है, टोटल 43। यूरोपीय संघ में खुद ही 29 के करीब देश हैं। ठीक है, तो सब मिलकर के और इसके सदस्य बने। और इसके अंतर्गत क्या किया कि ऐसे केमिकल्स जो इस तरह के खतरनाक हो सकते हैं, उनको जो निर्यात किया जाता है, उनके लिए कुछ विशेष पॉलिसीज बनाई गई। और अगर कोई केमिकल ऐसा निर्यात हो रहा है तो उसको बाकायदा प्रॉपर तरीके से उसकी हैंडलिंग हो, प्रॉपर तरीके से उसकी एंट्री हो, और उसकी जो लिस्टिंग हो करके फिर वो जाए, ताकि कहीं बीच में उसकी चोरी होने का या गलत हाथों में पड़ने का कोई खतरा ना हो। ठीक है, तो इनमें बहुत से कुछ नियम कायदे कानूनों का पालन किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के समूह की पहली बैठक हुई थी 1985 में, जस्ट 1984 के बाद में, जब इराक ईरान युद्ध हुआ तो। और भारत इसका 43वां सदस्य बना है, सबसे अंतिम। ठीक है, कब? 2018 में। क्लियर है? तो पूछ सकता है आपसे ऑस्ट्रेलिया ग्रुप क्या है? तो मेनली किसके लिए है ये आपके रासायनिक और जैविक हथियारों के प्रसार को रोकने वाला एक संगठन है। कब बना था? इराक ईरान युद्ध के बाद में बना था। ठीक है, और अंत में आता है अपने वासेनार व्यवस्था। वासेनार व्यवस्था क्या है? तो एक, अभी तक तो हमने देखा मिसाइल टेक्नोलॉजी को रोक लिया, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह को रोक लिया, इधर रासायनिक जैविक हथियारों को रोक लिया। अब जिसकी हम बात करें वो ये कि कई टेक्नोलॉजी ऐसी होती है जो दिखने में जैसे लगता है कि नॉर्मल है, लेकिन उसके ड्यूल उपयोग हो सकते हैं, उसको हथियार के रूप में भी काम में लिया जा सकता है। तो ऐसी चीजों को भी रोकने के लिए क्या किया गया? एक संस्था बनाई जो ऐसे दोहरे उपयोग वाली वस्तु और प्रौद्योगिकियों को रोकने के लिए, या उनको जब किसी एक देश दूसरे देश को बेच रहा है तो उसमें पारदर्शिता बनाए रखने की जिम्मेदारी उठाती है। यह भी कब बना? 1996 में। तो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बेन ट्रीटी जिस साल लागू हुई थी, उसी साल ये वासेनार व्यवस्था भी लागू की गई। नीदरलैंड का जो हेग है, या हॉलैंड का हेग, जहां पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय स्थित है, उसी के पास में वासेनार नामक जगह पर इसको लागू किया गया। उद्देश्य क्या है? ऐसी कोई भी वस्तुएं, इनके हस्तांतरण और उसके सैन्य उपयोग को रोकना और आतंकवादियों के हाथ में नहीं जाने देना। 42 देश है, भारत 2017 में सदस्य बना है। ये जितने भी सदस्य बनने के काम है ना भारत के, ये हाल ही रिसेंट ही हुए, 5-7-10 साल पहले, नई सरकार आने के बाद। उससे पहले नहीं था भारत। तो ये कुछ संगठन हैं जिन संगठनों की हमने बात की। अधिकतर अधिकतर संगठन जो हमने देखे अभी लास्ट में, वो क्या थे? एक प्रकार के सैन्य संगठन, मतलब सैन्य आपूर्ति को रोकने वाले संगठन थे, जो विश्व में इस तरह की गतिविधियों को रोक करके और शांति बनाने की बात करते हैं। हालांकि इनके पीछे बहुत से भौगोलिक भू राजनीतिक महत्व की बातें भी होती है, वो भी आपको मैंने समझाई दी भाई क्यों किया जाता है। तो हर देश प्रभुत्व चाहता है, और विकसित देश ऐसा जरूर चाहेंगे कि उनका एकाधिकार इन चीजों पर बना रहे, इसलिए भी वो ऐसे नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। ठीक है,
संगठन हमारे पूरे हो गए आज। क्लियर? और भी संगठन है, उन पर कभी बात कर लेंगे हम। ठीक है।